देखिए ऐसा है कि अगर आप ये सोच करके इस वीडियो को क्लिक किए हैं ना कि हम साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं और ये वाली वीडियो देखने के बाद कि हमें गणित में कुछ नहीं आता, ये ट्रिक लगाने के बाद हम पास हो जाएंगे या फिर हमारे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो रियलिटी तो सबसे पहले वीडियो में बता दे रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो आज की ये वीडियो देख करके भी आप पास नहीं होने वाले एग्जाम में, तो बेहतर यही होगा कि वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए और जैसे साल भर बर्बाद कर दिए, खेल रहे थे, घूम रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, वैसे अभी भी बंद कर दीजिए। जाके दोस्तों के साथ घूमिए, इंस्टाग्राम चलाइए, खेलिए कूदिए, यही आप कर लीजिए। हम सही बता रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई जादू मंत्र नहीं देने वाली हूँ कि इस वीडियो को देख लो पास हो जाओगे, इतने नंबर ला दोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहली बात, रहना होगा वीडियो में तो लास्ट तक रहिएगा, वरना आप अभी छोड़ करके चले जाइए। साल भर मौज मस्ती किए हैं, अभी भी जा करके कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा। सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं पढ़े हैं, एग्जाम जाएंगे देने के लिए, लिख देंगे, एग्जामिनर के ऊपर होगा, पास करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो मजा लीजिए, जाके फिर अपना अगले साल एग्जाम दीजिएगा, क्या करेंगे। देखना है वीडियो को पूरी देखिएगा, कुछ अच्छा सीख करके जाएंगे, और लेकिन ना देखना हो, मौज मस्ती करना हो तो फिर चले जाइए। तो ठीक है, हम आपके लिए ये बताने वाले हैं कि ऐसा तो देखो होगा नहीं कि गणित में आपको कुछ ना आए तो मैं कोई ट्रिक बता दूं और आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप जीरो लेवल पर है ना तो मैं ऐसा कुछ बता ही नहीं सकती, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता कि जीरो लेवल पर है, कुछ आता जाता नहीं है और ये वाली वीडियो देख लिए बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, 90-95 नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में आप रहे होंगे, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी, या फिर आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि यार मुझे पढ़ लेना चाहिए था, 1-2 महीने एग्जाम को बचे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, कुछ अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर इस सोच के साथ में आए हैं या फिर ये सोच करके वीडियो को क्लिक किए हैं कि एग्जाम में हमारे 14 प्रश्न होंगे, तो हो सकता है कि हम 12 से 13 प्रश्न तो कर ले, या फिर कोई 1 से 2 प्रश्न ऐसा भी रह जाए जो कि हमें न आता हो। तो जो ऐसा प्रश्न रहेगा, 1 से 2 प्रश्न ऐसे जो कि आपको नहीं आते रहेंगे, तो देखिए वहीं पर आप फंस जाएंगे। तो जितने ट्रिक इसमें बताने वाली हूँ, इन सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि आप 100 में से 98 नंबर का पेपर कर दिए, 2 नंबर के लिए आप फंस जाओगे, लेकिन वो 2 नंबर भी आपके आ सकते हैं इन सारे ट्रिक को इस्तेमाल करके। तो आई होप की वीडियो का जो मेन मोटो है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल ध्यान से खाना पीना अगर खाना है ना तो पहले ही खा करके बैठ जाइए, ऐसा मत करिएगा एक तरफ ये वीडियो चालू करके रख दिए, एक तरफ खाना खा रहे, एक तरफ ऊपर गाना चल रहा है, इधर टीवी चालू करके रखिए, इधर वीडियो चल रहा है, तो ऐसा मत करिएगा। मूवी ही देख लीजिए, फिर इस वीडियो को मत देखिए आप, हम सच बता दे रहे हैं, खाना ही खा लीजिए, वीडियो को मत देखिए। जब चारों तरफ से फ्री हो जाइए तब जा करके आप इस वीडियो को देखिए, ताकि हाँ कुछ सीख करके जाओ। पढ़ाई में कमजोर हो कोई बात नहीं, कुछ सीख करके जाओगे ना। पहली बात, रीड क्वेश्चन केयरफुली। ऐसा क्या होगा एग्जाम में कि सपोज दैट आपको नहीं आता है कुछ, या फिर अगर आता भी होगा तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे। तो पहली बात, आंसर आप लिखोगे कैसे। देखो, आंसर लिखने के लिए पहली बात तो आपकी यही आनी चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, अगर आप ये ही नहीं समझे तो फिर तो आप आंसर को भी नहीं लिख पाओगे। देखो, कुछ ना आने से, 3 घंटे बैठे रहने से, फेल हो जाने से बेहतर ये होगा, चलो फेल तो वैसे भी होने वाले हैं, लेकिन हम ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ समझ में आ जाए, और वो 3 घंटे ऐसे बैठे रहोगे, इधर उधर देखते रहोगे, 3 घंटे 15 मिनट बीत जाएंगे और फेल हो जाओगे। बेहतर ये है कि हम कुछ लिख देते हैं, हो सकता है कि फेल होने से हम बच जाएं, वो एग्जामिनर हमें 23-24 नंबर कहीं दे ही दे, हमारे कुछ ना कुछ लिखने से तो हो सकता है कुछ नंबर आ ही जाए। तो देखो, फेल तो होना ही है ना, लेकिन कुछ अगर आप कुछ पॉइंट लिख दोगे तब तो वो नंबर देगा। डार्क रियलिटी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करने के लिए जाता है
उन्हें देखो एक कॉपी चेक करने पर पैसे मिलते हैं, सपोज दैट उन्हें एक कॉपी चेक करने पर 15 रुपए मिल रहा है ना। अब आप सोचो कि वो 10 कॉपी चेक करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, 150 रुपए। और क्या वो एक दिन में केवल 10 कॉपी चेक करेंगे, नहीं, वो एक दिन में बहुत सारी कॉपियां लेकर आएंगे, चेक करेंगे, और उतनी कॉपी चेक करने का उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। एग्जामिनर देखो एक एक लाइन पढ़ करके कॉपी चेक नहीं करता है, उसे ये कहा जाएगा कि बच्चे को फेल नहीं करना है। लेकिन एक बात बताओ, आपके एग्जाम में अगर 15 क्वेश्चन है ना, अगर आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन है, आपने 4 क्वेश्चन किए हैं 2-2 नंबर वाले, आपने 4 ही क्वेश्चन किए, 15 में से 4 ही क्वेश्चन किए 2-2 नंबर वाले, भले ही वो क्यों ना गलत हो, वो 1 नंबर अगर आपको देना भी चाहे, 23 नंबर पासिंग मार्क्स है, अगर आपने 4 ही क्वेश्चन किए, सपोज दैट वो कितना भी खींच खाच करके 2 में से 2 नंबर अगर वो दे भी दे, तो बेचारा क्या करेगा, 4 दूनी के 8 ही नंबर तो देगा ना। 23 नंबर आपको देगा कहाँ से कि आप पास हो पाओगे, बताओ। इसका मतलब लिखना जरूरी है। उस एग्जामिनर को ना कहा जाता है कि देखो किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, और फिर वो भी चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉपियों को चेक करूं ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए। यही रीजन है। कभी आपने ऐसा फेस किया होगा कि आप लिखे तो कम रहते हैं लेकिन नंबर ज्यादा आ जाते हैं। रीजन ये है कि यार मैंने तो ये गलत लिख दिया था, 60 नंबर सोचे थे, 70 नंबर कहाँ से आ गया। हाँ तो आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसा रहता है ना कि मैं ज्यादा कॉपी चेक करूंगा, ज्यादा नंबर मिलेगा। एक एक लाइन तो चेक करेगा नहीं, आप कुछ लिखे रहोगे तब तो बेचारा देगा ना आपको नंबर, और अगर लिखे नहीं हो, सादे कॉपी है, तो फिर वो नंबर आपको कहाँ से दे पाएगा। इसका मतलब ये जरूरी है कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉपी सादे छोड़ दियो तो फेल तो हो ही जाओगे, वो कहाँ से आपको नंबर देगा। इसी तरीके के 4 नंबर करोगे, 4 क्वेश्चन करोगे 2 नंबर वाले, बेचारा कितना खींच दे फिर भी आपको 23 नंबर तो नहीं दे सकता, वो 8 ही नंबर देगा, आप फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि ना आने से बेहतर है, फेल हो जाने से बेहतर है कुछ तो हम लिख दे ताकि हमें कुछ नंबर मिल जाए। और लिखोगे आप कैसे, जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे। लिखने के लिए जरूरी है प्रश्न का पता होना। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखो अगर आपको पूरा पेपर आ रहा होता, आप वो एकदम पढ़ाकू वाले, सुपर पढ़ाकू वाले बच्चे होते, तो फिर तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आप क्यों देखने आओगे कि अगर कुछ नहीं आता है तो क्या करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब हो सकता है आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आपको चीजें नहीं आ रही है ना, तो 3 घंटे बैठे रहोगे तो देखो उसमें क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। जो पढ़ाकू वाले बच्चे होते हैं ना, उनका क्या होता है, उनके लिए तो 3 घंटे 15 मिनट गणित के लिए कम पड़ जाएंगे। शुरू से लास्ट तक वो एक कॉपी BCD कॉपी भरते रहेंगे, सारे प्रश्न कर लेंगे और उनके लिए समय भी कम पड़ जाएगा। पर आपके लिए तो 3 घंटे बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपको कुछ आ ही जा नहीं रहा है। तो आप क्या करिएगा, पहली बात कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखो इतने खराब तो तुम होगे नहीं कि तुम्हें हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ने नहीं आता होगा, क्योंकि अगर पढ़ने नहीं आता तो आप ही सोचो आप 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में पास कैसे हुए होते। आप 8 में 9 में पास हुए ही नहीं होते ना, अगर आपको किताब तक पढ़ने नहीं आती तो। इसका मतलब यह है कि पढ़ने आपको आता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, ठीक है दीदी हमने क्वेश्चन को तो पढ़ लिया, अब हमें आ नहीं रहा है, अब आप बताओ इसके बाद हम क्या करें, हम लिखेंगे कैसे। ठीक है हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो कुछ नहीं आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को आंसर की कॉपी में 3-4 बार लिख दीजिए, पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर पागल बैठा है क्या, वो आप क्वेश्चन लिखे हो जाकर के क्वेश्चन 3-4 बार लिख दे तो वो नंबर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें। जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, आपको कोई बताने वाला नहीं है। इसमें से ये जो 2 पॉइंट हैं, ये कोई बता सकता है लास्ट वाला कि सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, और शायद कोई पहला बता सकता है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी के ये जो 3-4 आप लोग को पॉइंट दिए गए हैं ना, ये मैंने खुद से लिखे हैं, किसी किताब में कहीं नहीं मिलने वाला, ना ही कोई बताने वाला है। आप ही सोचो ये कोई बताएगा कि पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करें, नहीं बताएगा, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि सोच करके ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। अब देखो दीदी हमने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया, अब आप बताओ इसके आगे हम क्या करें। इसके बाद आप क्या करोगे, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें। हमने प्रश्न को पढ़ लिया, अब आप देखो 9 में पास हो 8 में पास हो, मतलब आप गणित पढ़े होगे तभी तो गणित लेकर के 10 में हो। तो क्या करो ना, ट्राई करो। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है
कि आपने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है 6 में 7 में 8 में 9 में कुछ तो पढ़ा हुआ है ना, ट्राई करो कि हो सकता है वो क्वेश्चन कहीं से रिलेट कर जाए। मे बी गुणनखंड वाला प्रश्न है वो कहीं से रिलेट कर जाए, हो सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला प्रश्न है वो आपने कक्षा 6 में 7 में 8 में पढ़ा होगा, और अब के बच्चे तो भाई क्या ही बताए 4 में 5 में भी वो पढ़ लेते हैं। तो ट्राई तो करो, एलसीएम एचसीएफ आपने हो सकता है पहले ही पढ़ लिया होगा, तो क्या आप उसे नहीं कर लोगे? अगर मान लो वृत्त का कोई क्वेश्चन आ गया रचना करने वाला, कक्षा 9 में आपने उस चीज को पढ़ा होगा, क्या आप रिलेट करके भी उससे चीजों को नहीं निकाल सकते? आप कर सकते हो। तो आपको पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना है। आंखों को बंद करो और ट्राई करो, समझने का ट्राई करो कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न को पढ़ लिया, नाउ यू स्टार्टेड रिमेम्बरिंग, अब आप पढ़ना जो रिमेम्बर है वो स्टार्ट करो। पढ़ लिए क्वेश्चन को, ठीक है, आप आंखें बंद करो, खोलो, वहां कोई नहीं डांटने वाला। आप आंख बंद करो, रिकॉल करो कि ये क्वेश्चन था, शायद हो सकता है कि ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, हो सकता है कि याद आ जाए। अब जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन हो सकता है ना कि याद आ जाए। अगर संभावना 1-2% की भी है तो आप सोच सकते हैं कि याद हो जाए। और इसके बाद ठीक है हमने याद कर लिया, आया तो लिख दिया, नहीं आया तो नहीं किया। अब क्या करें? फर्स्ट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन, मान लो आपने पूरा पेपर ध्यान से पढ़ लिया पहले ही पॉइंट में, अब आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब देखो बहुत सारे प्रश्न हैं, अब वो सारे तो हार्ड होंगे नहीं, उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो हो सकता है कि शायद आपको लगे कि मैं ये वाला कर सकता हूँ, मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि मैं ये वाला प्रश्न कर सकता हूँ। अगर कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगा कि आप उसे हल कर सकते हो तो उसी प्रश्न को सबसे पहले करने का ट्राई करना। फर्स्टली अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन, सबसे पहले आप उस इजी प्रश्न को करने का ट्राई करना जो आपको लगे कि हाँ शायद मैं इसे कर सकता हूँ। अगला है ट्राई टू रिकॉल राइट फॉर्मूला। अब ठीक है, सपोज दैट कोई प्रश्न है, आपको लग रहा है हम हल कर लेंगे और उस प्रश्न में प्रयोग होगा a+b² का फॉर्मूला ना, सपोज दैट ये उसमें यूज होगा। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, आप ट्राई तो करो। देखो दिमाग की कैपेसिटी इतनी होती है ना कि आपको लगता है कि वो चीज हमें नहीं याद आएगी, लेकिन हम सारी चीजें हैं। जैसे देखो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में वो खाने बने होंगे, एक खाने में सपोज दैट 12 किताबें हैं, तो 12 किताबें तो हैं लेकिन वो एक ही बराबरी में नहीं है। कोई देखो किताब यहाँ है, दूसरा तीसरा, यानी 1 से लेकर के 12 किताबें हैं। कोई किताब सबसे ऊपर होगी, कोई किताब सबसे नीचे होगी, लेकिन है तो 12 किताबें। ऐसा नहीं कि निकाल करके फेंक दिए। दिमाग वैसा ही है, अच्छी से लेकर बुरी तक, शुरू से अंत तक सारी यादें सब कुछ है। बस इतना ही अंतर हो जाएगा ना कि हो सकता है सबसे अच्छी 12वीं वाली किताब सबसे नीचे दबी पड़ी हो, 11 किताबों के बोझ के नीचे। हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो लेकिन दिमाग में बहुत अंदर जाकर के बैठ गया हो, तो उसको ना याद करने का ट्राई करो। हो सकता है कि आपको याद आ जाए कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ हमने कक्षा 6 में पढ़ा हुआ था, a² + b² + 2ab। हो सकता है कि आपको याद आ जाए कि हाँ यार कक्षा 6 में 7 में तो वो सर जी वो मैम मारे हुए थे, इसका फॉर्मूला यही था। और फॉर्मूला सही फॉर्मूला याद करने का ट्राई करना है अगर आप कर पाओ तो। इसके बाद अगला है, देखो मैथ में स्टेप मार्किंग होगी। अगर आपको फॉर्मूला भी सही से याद आ गया तो 2 नंबर तो फॉर्मूले पर ही दे करके चला जाएगा। और ऐसे ही अगर उसने कहीं से भी आपको 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कर करके दिए, हो सकता है कि 23 नंबर आपके आ जाए पास होने के लिए। इसके बाद देखो अगला है, हमारा जो पेपर है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्टली यू हैव एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू हैव सब्जेक्टिव टाइप ऑफ। तो एमसीक्यू जो होंगे उसकी कुछ तुक्का टेक्निक्स होती हैं। एक्चुअली ये रियलिटी कुछ नहीं है, एमसीक्यू की कोई तुक्का उक्का कुछ होगा नहीं। ऐसा ना कि पढ़े रहोगे तो सारी चीजें सही रहेंगी, नहीं पढ़े रहोगे तो वो तुक्का भी गलत हो जाएगा। और संभावना तो सभी चीज की होती है। अब 4 है तो 4 में से एक तो सही होगा ही ना, चाहे तुक्का लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे हल करो चाहे ना करो। जब 4 ही ऑप्शन है तो कोई एक सही तो होगा ही। लेकिन हाँ ट्राई करना, हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार 1 से 4 5 तक ऑप्शन नंबर बी वाले सही हो सकता है कि लगातार ऐसे 6 से लेकर 10 तक सी वाले सही हो, डी वाले, ए वाले सही हो, संभावना हो सकती है।
तो एमसीक्यू को थोड़ा सा तुक्का लगाने का ट्राई करना कि मे भी पॉसिबल ये चीज ऐसे हो सकती है, शायद इसका ये आंसर आ सकता है, क्योंकि देखो 3 तो एकदम अलग से होंगे और एक जो होगा वही आंसर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपके पास है ना, तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन तो देखो एकदम अलग से होंगे जो कि उस प्रश्न के आंसर कभी नहीं होने वाले, लेकिन पहले और दूसरे आपके सिमिलर होने वाले हैं। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो जब आप तुक्का टेक्निक को पढ़ोगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ये चीज ऐसे वर्क करने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि देखो मैंने कहा था 4 ही प्रश्न करोगे 2 नंबर वाले तो 8 ही नंबर बेचारा देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, खुद से लिख करके तो देगा नहीं वो नंबर कि चलो हम ही नीला पेन लेकर के बैठते हैं, लिख करके इस बच्चे को नंबर दे के पास करा देते हैं। इतनी लिमिटेशंस होती है वहां पे, वो खुद से लिख के आपको पास नहीं कराने वाला। लेकिन जब आप सारे प्रश्नों को हल करोगे, कॉपी तो आपकी भरी जाएगी, ना भी भरे 10 पेज आपने लिखा भी तो हो सकता है कि 10 पेज में से कहीं मान लो यहाँ 1 नंबर दे दिया, फिर दूसरी जगह चेक करके 2 नंबर वहां दे दिया, कहीं से कोई फॉर्मूला सही हो गया यहाँ दे दिया। पर आपके पास 20 एमसीक्यू हो सकता है कि 3 से 4 उसमें सही हो गए, 4 नंबर वहां मिल गया, तो जोड़ जाड़ के हो सकता है कि कहीं से 23 नंबर आ जाए। वरना तो अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, गणित में कुछ नहीं आता है तो कोई पास नहीं कराने वाला है। लेकिन हो सकता है कि इतने सारे टेक्निक का यूज करके मे भी पॉसिबल कि आप पास हो जाओ, और क्या ही जाता है ट्राई करने में, और ये उस पर भी ट्राई करेगा, उस प्रश्न पर भी जो कि आपको ना आता हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आई होप कि मेरा ये प्रयास आप लोग को बताने का बहुत अच्छा लगा होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। आपकी दीदी मिलते हैं आपसे अगले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।